हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फ़नी स्टोरी है। आपको सुनकर बड़ा मज़ा आएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर वर्ड मीनिंग के अलावा जो इसका ग्रामर पार्ट है, मैं आपको उसे बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा। तो उसका जो बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा, जो इसका ग्रामर पार्ट है। उसके अलावा जो वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज की जो कहानी है उसका हम टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लास्ट विश। विश का मतलब होता है इच्छा। तो इस कहानी का जो टाइटल है, शीर्षक है क्या है, द लास्ट विश, मतलब कि अंतिम इच्छा। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि पॉसिबल हो तो आप जो वर्ड मीनिंग है आप उन्हें साथ में नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ जेस्टर वर्कड इन आ रॉयल कोर्ट। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, जेस्टर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो हंसाता हो, या फिर इसकी हिंदी विदूषक भी होता है, मस्खरा या फिर विदूषक। तो एक बार वंस अ जेस्टर वर्कड मतलब कि काम करता था, इन आ रॉयल कोर्ट मतलब कि शाही दरबार में। और दोस्तों, ये जो वर्ड है जेस्टर, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है मस्खरा या फिर विदूषक। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस आ जेस्टर वर्कड इन आ रॉयल कोर्ट, मतलब एक बार एक मस्खरा शाही दरबार में काम करता था। और दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट है में स्टोरी है। और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर अफर्मेटिव वाक्य के अंदर सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर कई सारे सेकंड फॉर्म भी सीखेंगे। चलिए आगे देखिए। ही वॉज वेरी क्लेवर। क्लेवर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक, और ये पास्ट सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ? ही वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक था। ही वॉज नॉट ओनली गुड एट cracking jokes but was clever enough to help the king in official matters। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से समझें। ही वॉज नॉट ओनली गुड एट क्रैकिंग जोक्स। क्या मतलब है इस लाइन का? कि वह सिर्फ, क्रैकिंग जोक का मतलब होता है चुटकुले सुनाना, तो वो सिर्फ चुटकुले सुनाने में ही अच्छा नहीं था, बट लेकिन वॉज क्लेवर इनफ। क्लेवर इनफ मतलब वो इतना चालाक था, इतना क्लेवर इनफ था मतलब चालाक था। टू हेल्प मतलब वो मदद करता था द किंग राजा की, इन ऑफिशियल मैटर्स मतलब कि आधिकारिक मामलों में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज नॉट ओनली गुड एट क्रैकिंग जोक्स बट वॉज क्लेवर इनफ टू हेल्प द किंग इन ऑफिशियल मैटर्स। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? कि वो सिर्फ चुटकुले सुनाने में ही नहीं, बल्कि वो इतना चालाक था कि वो राजा की उसके आधिकारिक मामलों में मदद किया करता था। चलिए आगे देखिए। मैनी आ टाइम्स। दोस्तों, ये जो वर्ड है मैनी टाइम्स, इसका मतलब होता है कई बार। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। मैनी टाइम्स मतलब कई बार। द जेस्टर, जो जेस्टर था मतलब जो मस्खरा था, यूज्ड टू क्रैक जोक्स एट द किंग। दोस्तों, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं यूज टू, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जो कि पास्ट में, और वहाँ पर आप किसी व्यक्ति की कोई आदत वगैरह दिखाना चाहते हैं, या कोई कंसिस्टेंट या निरंतरता को दिखाना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी को, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? मैनी टाइम्स मतलब कई बार। द जेस्टर यूज्ड टू क्रैक जोक्स एट द किंग मतलब कई बार जो मस्करा था वो चुटकुले सुनाया करता था। यूज टू क्रैक जोक्स मतलब चुटकुले सुनाया करता था एट द किंग राजा के ऊपर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? कि कई बार मस्खरा राजा के ऊपर चुटकुले सुनाया करता था। एट द किंग मतलब राजा के ऊपर। चलिए आगे देखिए। वन डे मतलब कि एक दिन। द किंग फेल्ट इंसल्टेड अबाउट इट। दोस्तों, ये जो फेल्ट है ये फील की सेकंड फॉर्म है, और जैसे मैंने आपको बताया ये पास्ट इंडेफिनिट के अंदर स्टोरी है, क्योंकि जो स्टोरीज़ वगैरह होती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में ही होती हैं, पास्ट के बारे में बताया जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे मतलब कि एक दिन। द किंग फेल्ट इंसल्टेड। इंसल्टेड का इंसल्ट एक
का वर्ब है जिसका मतलब होता है अपमान, और इंसल्टेड का मतलब होता है अपमानित। ये एडजेक्टिव भी है और साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म भी, तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। और यहाँ इस वर्ड को एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया गया है जिसका मतलब हुआ अपमानित। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, वन डे द किंग फेल्ट इंसल्टेड अबाउट इट, मतलब एक दिन राजा ने फेल्ट इंसल्टेड अबाउट इट मतलब इस बारे में अपमानित महसूस किया। फेल्ट इंसल्टेड मतलब अपमानित महसूस किया। ही ग्रीव वेरी एंग्री एंड सैड। दोस्तों ये जो वर्ड है ग्रीव, ये ग्रो की सेकंड फॉर्म है। ग्रो का मतलब बढ़ना होता है या उगना, लेकिन यहाँ पर इसका जो मतलब है वो मतलब है किसी तौर पर बढ़ना। जैसे कि ही ग्रीव वेरी एंग्री मतलब वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। एंड सैड और कहा। गार्ड्स मतलब कि सुरक्षा कर्मियों, गार्ड्स का मतलब सुरक्षा कर्मी की सुरक्षा कर्मियों। सीज दिस मैन। दोस्तों SEIZ ही इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है सीज। सीज का मतलब जब्त करना होता है और इसका मतलब पकड़ना भी होता है। तो यहाँ पर इस शब्द को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो उसने क्या कहा, गार्ड्स मतलब कि सुरक्षा कर्मियों, सीज दिस मैन इस आदमी को पकड़ लो। पुट हिम इन, देखिए यहाँ पर पर्सन लिखा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा स्टोरी के अकॉर्डिंगली ये जो पर्सन है यहाँ पर वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो स्टोरी के अकॉर्डिंग इसको प्रिजन होना चाहिए। आप उस वर्ड को नोट कर सकते हैं PRISON, तो शायद ये मिस प्रिंट है और इसको जो होना चाहिए वो होना चाहिए प्रिजन। तो आप उस वर्ड को नोट कर लीजिए PRISON। प्रिजन का मतलब होता है कारागार या जेल। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, गार्ड सुरक्षा कर्मियों, सीज दिस मैन इस आदमी को पकड़ लो। पुट हिम इन प्रिजन, पुट हिम, पुट का मतलब डाल देना होता है, रख देना, डाल देना। पुट हिम इन प्रिजन इसे जेल में डाल दो या इसे कारागार में डाल दो। ही विल बी हैंग्ड टुमोरो। दोस्तों हैंग का मतलब टांगना होता है और ये थर्ड फॉर्म है। और जब भी विल बी के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें। ये जो आप वाक्य आप देख रहे हैं विल बी हैंग्ड, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो यदि आप इस टाइप के कोई वाक्य बनाना चाहते हैं जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट में और पैसिव, जैसे कि मान लीजिए आप बनाना चाहते हैं राजू की मदद की जाएगी, तो वाक्य क्या है हमारा, राजू की मदद की जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, राजू विल बी हेल्प्ड। तो आपको विल बी का प्रयोग करना है और साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा। तो ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही विल बी हैंग्ड टुमारो। ही विल बी हैंग टुमारो मतलब कि इसे कल हैंग किया जाएगा, मतलब कि फांसी दी जाएगी कल। हैंग का मतलब टांगना, फांसी देना। ही विल बी हैंग्ड टुमारो, इसे या कह सकते हैं उसे कल फांसी दी जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अगली सुबह। द जेस्टर वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट, क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ देखिए वॉज के बाद आपने देखा थर्ड फॉर्म है ये, और मैं इसकी करेक्ट आपको पहले प्रोनाउंसिएशन बताया था दोस्तों। ये ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है और इसकी स्पेलिंग है BROUGHT। जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है ब्रॉट, और ये ब्रिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, और इसको यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। क्योंकि ये सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी है, तो इसको यहाँ पर थर्ड फॉर्म के लिए ही प्रयोग किया गया है। और दोस्तों जब भी वॉज या वर के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो ये जो हमारा वाक्य है जेस्टर वॉज ब्रॉट, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और दोस्तों उसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है ब्रॉट, और इसका मतलब होता है लाना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द जेस्टर वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट, मतलब कि मस्खरे को लाया गया कहाँ, टू द कोर्ट, दरबार में लाया गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगले सुबह, द जेस्टर वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट, मतलब कि अगली सुबह मस्खरे को कोर्ट में लाया गया। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो राजा साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पर वो व्यक्ति और यहाँ पर ये सब गार्ड्स हैं। चलिए आगे देखिए। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, यू आर गोइंग टू बी हैंग्ड सून, तो क्या मतलब हुआ, यू आर गोइंग टू बी हैंग्ड सून मतलब कि तुम जल्दी ही तुम्हें टांगा जाने वाला है, मतलब कि फांसी दी जाने वाली है। वॉट इज योर लास्ट विश, आपकी अंतिम इच्छा क्या है। लास्ट विश का मतलब होता है अंतिम इच्छा। चलिए आगे देखिए। द
क्लेवर जेस्टर रिप्लाइड, जो ये चालाक जेस्टर था उसने रिप्लाई किया, रिप्लाइड। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर ये वर्ड लिखा रिप्लाई, कई बार इसका शायद आपने वर्ड सुना होगा कि जवाब के लिए आंसर भी लिखा, आंसर वर्ड का भी यूज़ किया जाता है। तो आंसर और रिप्लाई के अंदर मैं आपको जो उनके बीच का डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप किसी चीज़ का सोच समझ के जवाब देते हैं तो उसको आंसर कहा जाता है, और यदि आप उस चीज़ का सोच समझ के जवाब नहीं दे रहे, वो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो आप ऑलरेडी जानते हैं, उसके लिए रिप्लाई आता है। अब मैं इसको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लीजिए कोई आपसे किसी ने पूछा कि 17 और 3 कितने हुए, तो दोस्तों एक पल के लिए आप पहले उसको मन में काउंट करेंगे, उसके बाद आप उसको बताएंगे। तो जब आप उसको बताएंगे तो इस चीज़ को आंसर कहा जाएगा, क्योंकि आप उसमें थोड़ा समय ले रहे हैं। लेकिन यदि आपसे कोई पूछता है कि आपका क्या नाम है, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप उसको जल्दी से बता देंगे, तो वो आंसर नहीं होगा, रिप्लाई होगा। तो आप इन छोटी सी बातों को समझ लीजिए। जब भी आप किसी ऐसी बात का जवाब देते हैं जिसमें आपको सोचना पड़ता है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है, उसके लिए आंसर शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन यदि आप वहाँ पर किसी बात का सामान्य तौर पर जवाब देते हैं, मतलब उस बात का आपको पता है, जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो और आपने उसको बताया, तो इस तरह के जवाब को आंसर नहीं कहते, उसे रिप्लाई कहते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैं चाहता था मैं आपसे शेयर करूँ, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। द क्लेवर जेस्टर रिप्लाइड, तो रिप्लाई का मतलब जवाब देना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द क्लेवर जेस्टर रिप्लाइड मतलब चालाक मस्खरे ने जवाब दिया। योर मजेस्टी मतलब कि महाराज। आई विश मतलब कि मेरी इच्छा है। आई विश टू डाई ऑफ ओल्ड एज मतलब कि, और दोस्तों ये जो विश है ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया वर्ब है। आई विश टू डाई ऑफ ओल्ड एज मतलब कि मेरी इच्छा है मरने की, ऑफ ओल्ड एज मतलब कि बूढ़ी, या कह सकते हैं कि एक वृद्ध अवस्था में, बूढ़ी अवस्था में मेरी मरने की इच्छा है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि महाराज आई विश टू डाई ऑफ ओल्ड एज मतलब मेरी इच्छा है कि मैं बुढ़ापे में मरूं। हा हा हा। द किंग लाफ्ड लाउडली, जो राजा था वो हंसा, लाउडली मतलब बहुत तेज़ी से हंसा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। बाय देन का मतलब होता है तब तक। किंग्स एंगर, दोस्तों यहाँ एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है काके की। तो जब भी आप किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप एपेस्ट्रोफी एस लगा के आसानी से जोड़ सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, काके की। किंग्स एंगर, बाय देन मतलब तब तक। किंग्स एंगर जो राजा का गुस्सा था, क्रोध था, हैड सबसाइडेड। दोस्तों जब भी हैड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। बाय देन तब तक किंग्स एंगर हैड सबसाइडेड। और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, सबसाइडेड का मतलब होता है उतर जाना, कम हो जाना। तो बाय देन मतलब तब तक किंग्स एंगर हैड सबसाइडेड मतलब राजा का जो गुस्सा था, क्रोध था, हैड सबसाइडेड मतलब कि वो उतर चुका था। चलिए आगे देखिए। ही फॉरगिव द जेस्टर, दोस्तों ये फॉरगिव की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और ये फॉरगिव की सेकंड फॉर्म है। ही फॉरगिव, और इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है फॉरगिव, और इसका मतलब होता है माफ़ करना। ही फॉरगिव द जेस्टर, उसने, ही जो है राजा के लिए यूज़ हो रहा है। ही फॉरगिव द जेस्टर, उसने मस्खरे को माफ़ कर दिया। द क्लेवर जेस्टर, जो ये चालाक मस्खरा था, हैड सेव्ड हिज लाइफ। सेव का मतलब बचा लेना होता है, और ये हैड के बाद थर्ड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ, द क्लेवर जेस्टर, जो चालाक जेस्टर था, मस्करा था, हैड सेव्ड हिज लाइफ, उसने अपने जीवन को बचा लिया था, विद हिज विट, अपनी चालाकी से। दोस्तों विट को आप नोट कर सकते हैं। विट का मतलब होता है बुद्धिमानी या फिर बात करने की कला, उसे विट कहा जाता है, जो कि एक नाउन है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। जैसा हमने देखा है कि इस स्टोरी में वो जो मस्खरा था वो राजा के ऊपर भी जोक सुनाता था, और राजा को उस बात का बुरा लगा और राजा ने उसे सजा दी। लेकिन उसके बाद भी उस मस्खरे ने हिम्मत नहीं आ रही, और अपने दिमाग से उस सिचुएशन को ईजिली हैंडल करके राजा को दोबारा हंसा के उसने अपने जीवन को बचा लिया। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। और दोस्तों यदि आपको मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस तरह के जो वीडियोस होते हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं बिगिनर्स के लिए, जो लोग अभी इंग्लिश सीखना चाहते हैं या जो लोग इंग्लिश सीखना शुरू कर चुके हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो आप उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहें।
और यदि आपकी तरफ से कुछ सुझाव हो तो आप ज़रूर शेयर करें उस सुझाव को, कमेंट के माध्यम से बताएं यदि आपकी तरफ से कुछ सुझाव हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।